हेलो स्टूडेंट्स। तो ये साम बेसिस कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 4 और इस लेक्चर में हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आता है तुम्हारा स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, इसमें हम दो तरह से स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक है तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट को यूज करके, एक है तुम्हारा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को यूज करके। ठीक है, तो साम बेसिक कॉन्सेप्ट जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट को यूज करके, ठीक है, जो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन वगैरह है वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जो है ये मेनली ज्यादातर तुम्हारा काम आएगा इक्विलिब्रियम, ठीक है, आयोनिक इक्विलिब्रियम में और तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा काम आएगा। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होता है? एप्लीकेबल ओनली फॉर बैलेंस्ड रिएक्शन विथ नॉन प्रोडक्ट। अगर कोई भी एक रिएक्शन दिया हुआ है और उसका प्रोडक्ट भी तुमको नॉन है, ठीक है, और रिएक्शन बैलेंस्ड है, ठीक है, तभी तुम मोल कॉन्सेप्ट की यूज कर सकते हो। और प्रोडक्ट अमाउंट विल ओनली डिपेंड्स ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट। अब प्रोडक्ट कितना बनेगा, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा तुम्हारा प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक, और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या बताता है? एप्लीकेबल इन बोथ बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक है, ये बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड दोनों रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, नॉट ए रिक्वायर्ड टू नो ऑल द प्रोडक्ट। अगर तुमको सभी प्रोडक्ट पता नहीं तब भी चलेगा ये। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट विल बी इक्वल फॉर ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जितने भी रिएक्टेंट रहेगा, जितने भी प्रोडक्ट रहेगा, सभी का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, अब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? एक है तुम्हारा रेडॉक्स रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और मेटल ऑक्साइड का जो रिएक्शन है, इन चारों केस में हम इक्विवेलेंट केस को, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और मोल कॉन्सेप्ट तुम सभी रिएक्शन में यूज कर सकते हो अगर रिएक्शन बैलेंस्ड है और प्रोडक्ट नॉन है तो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखो मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहले देखो कोई भी एक रिएक्शन मान लो A2 प्लस 2B2 गिव्स 3C प्लस 2D। ठीक है, ये मान लो एक रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब इस रिएक्शन के देखो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है? A2 एक रिएक्टेंट है और B2 एक रिएक्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है? C और D। ठीक है, रिएक्टेंट के आगे जो लिखा हुआ है, ठीक है, रिएक्टेंट के आगे जो लिखा हुआ है वो है तुम्हारा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो A2 का आगे कुछ नहीं है, मतलब एक है, तो A2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? एक। ठीक है, B2 का आगे दो लिखा है, मतलब इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दो। ठीक, C का आगे तीन, मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट थ्री। D का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना? टू। ठीक है, तो कोई भी तुम्हारा बैलेंस्ड रिएक्शन है, बैलेंस्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट के आगे जितना लिखा हुआ रहेगा वो है रिएक्टेंट का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। प्रोडक्ट के आगे जो लिखा हुआ रहेगा वो है तुम्हारा प्रोडक्ट का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक, अब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या बताता है हमको? ठीक है, यहाँ पर जो कुछ नहीं लिखा मतलब एक है। ठीक, तो इसका मतलब है तुम्हारा एक मोल A2 के साथ 2 मोल B2 रिएक्ट करके 3 मोल C एंड 2 मोल D बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मोल के फॉर्म में बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, वॉल्यूम के फॉर्म में भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखो पहले देखो एक मोल A2 के साथ 2 मोल B2 रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके क्या होगा? 3 मोल C और 2 मोल D बनाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वन मॉलिक्यूल, मोल के जगह पे मॉलिक्यूल बता दो, वन मॉलिक्यूल A2 के साथ 2 मॉलिक्यूल B2 रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके क्या होगा? 3 मॉलिक्यूल
C और 2 मॉलिक्यूल D बनाएगा। ठीक है, तो एक तो मोल देकर बोला, एक मॉलिक्यूल और एक वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि ऑन वॉल्यूम A2 के साथ 2 वॉल्यूम B2 रिएक्ट करेगा, फिर 3 वॉल्यूम तुम्हारा C बनेगा और यहाँ पे 2 वॉल्यूम D बनेगा। वॉल्यूम मतलब क्या? वॉल्यूम मतलब तुम्हारा वॉल्यूम का यूनिट तुम्हारा लीटर हो सकता है, ठीक है, ml हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब 1 लीटर A2 के साथ 2 लीटर B2 रिएक्ट करेगा तो 3 लीटर तुम्हारा C और 2 लीटर D बनेगा। ठीक है, या फिर ये भी बोल सकते हो कि 1 ml A2 के साथ 2 ml B2 रिएक्ट करके 3 ml C और 2 ml D बनाएगा। ठीक है, तो मोल देकर हो गया, मॉलिक्यूल देकर हो गया, ठीक है, वॉल्यूम देकर हो गया। ये सब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर एटम देकर बोलेंगे तो क्या इसी हिसाब से हम लिख सकते हैं कि 1 एटम ए के साथ 2 एटम बी के मिलकर तुम्हारा 3 एटम सी और 2 एटम डी बनाएगा, कह सकते हैं? नहीं, ये नहीं कह सकते। ठीक है, अगर एटम के हिसाब से तुमको बोलना होगा तो पहले देखो, एक मॉलिक्यूल A2 के साथ 2 मॉलिक्यूल B2 रिएक्ट कर रहा है ना, तो एक मॉलिक्यूल A2 में कितना एटम है A का? एक मॉलिक्यूल में कितना? 2, तो 2 एटम A के साथ कितना, देखो B2 का 2 मॉलिक्यूल ना, तो एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है? 2 है ना, B2 में एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो 2 मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा? 4, तो 4 एटम B। तो A का 2 एटम और B का 4 एटम मिलके C का कितने एटम बनाएगा? 3 एटम C, क्योंकि इसका एटोमिसिटी तो एक ही है ना, तो 3 एटम C और इसमें 2 एटम D बनाएगा। ठीक है, तो एटम देकर बोलना है तो ऐसे बनाएंगे, पहले मॉलिक्यूल, उसके बाद मॉलिक्यूल में देखो कितना मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है, ठीक है, उसी हिसाब से इसको लिख दो। ठीक, अगर मास देकर बोलेंगे तो मास देकर भी बोल सकते हैं। इसका देखो, एक मोल के साथ इसका 2 मोल रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर कोई भी तुमको यहाँ पे नॉन प्रोडक्ट दिया हो, जैसे कि मान लो H2 दिया हुआ रहेगा, तो 1 मोल H2 का मास कितना होगा वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर O2 रहेगा तो 2 मोल O2 के तुम्हारा कितना मास होता है वो लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो उसके बाद क्या था, A2 प्लस 2B2 गिव्स 3C प्लस 2D। तो इसका मोल देकर हमने बोला 1 मोल A2 के साथ 2 मोल B2 रिएक्ट करके 3 मोल C और 2 मोल D बना रहा है ना। ठीक, अब इसको 1 मोल के जगह पे हम इसको 2 मोल ले लेंगे। ठीक है, डबल कर दो, तो इसको भी डबल कर दो, 4 मोल, तो इसको भी डबल कर दो, कितना? 6 मोल, इसका भी डबल कर दो, 4 मोल। मतलब क्या, 2 मोल A2 के साथ 4 मोल B2 रिएक्ट करके 6 मोल तुम्हारा C और 4 मोल D बनाएगा। ठीक, ठीक है, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 3 मोल A2 के साथ क्या हो जाएगा? 6 मोल B2 रिएक्ट करके 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 मोल C और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 मोल B बनाएगा, है ना। तो स्टोइकोमेट्रिक जो कोएफिशिएंट है उसको पहले मोल से लिख दिया, उसके बाद उसको तुम 1 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे भी तुम लिख सकते हो। अगर अगर देखो यहाँ पे अगर हमको प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है, इस बोला को देखो, 3 मोल A के साथ 6 मोल B2 रिएक्ट करके 9 मोल C और 6 मोल D बना रहा है ना। तो मान लो कि हमने तुमको दे दिया
कि बताओ 3 मोल A2 के साथ 6 मोल B2 रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 1 मोल A2 के साथ 2 मोल B2 रिएक्ट करके 3 मोल C बना रहा है और 2 मोल D बना रहा है ना। तो 1 मोल से कितना मोल? 3 मोल बन रहा है। तो 3 मोल से कितना मोल बनेगा? 3 इंटू 3 9 मोल हो गया। अगर B2 से करेंगे तो देखो 2 मोल से कितना बन रहा है? 3 मोल। तो 6 मोल से कितना बनेगा? 6 मोल से कितना बनेगा बोलो? 6 इंटू 3/2, 6 इंटू 3/2 मतलब 9 मोल। तो देखो 9 मोल ही आ रहा है। तो चाहे तुम इसके साथ करो या फिर इसके साथ करो, रिजल्ट तुम्हारा सेम ही आ रहा है ना। उसी हिसाब से तुम डी को करोगे तो सेम आएगा। लेकिन अगर हमने इसको ऐसे कर दिया, 3 मोल A2 के साथ 6 मोल ना लेके हमने 5 मोल ले लिया, अब बताओ कितना मोल बनेगा? अब आएगा मजा। 3 मोल A2 के साथ 5 मोल B2 रिएक्ट करके कितना मोल तुम्हारा C और कितना मोल D बनेगा, अब बोलो। तो देखो 1 मोल A2 के साथ 2 मोल B2 रिएक्ट करके 3 मोल C और 2 मोल D बना रहा था, है ना। अब 3 मोल A2 के साथ 5 मोल B2 रिएक्ट करके कितना मोल C और कितना मोल D बनाएगा बोलो। तो अगर देखो इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो ये तो 3 आ जाएगा, लेकिन इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 6। 6 चाहिए था, है ना, लेकिन कितना है? 5 है। 1 मोल के साथ अगर 2 मोल रिएक्ट करेगा B2 तो 3 मोल के साथ कितना मोल B2 रिएक्ट करेगा? 6 मोल। लेकिन यहाँ पे 6 मोल है क्या? 6 मोल तो नहीं है ना, कम है। तो जितना तुमको चाहिए उससे कम है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट। जितना हमको चाहिए था उतना नहीं है, कम है। 1 मोल के साथ 2 मोल रिएक्ट करेगा B2 तो 3 मोल A2 के साथ कितना मोल B2 रिएक्ट करना चाहिए? 6 मोल। लेकिन हमारा पास 6 मोल नहीं है, सिर्फ 5 मोल है, तो कम है ना। तो ये हो गया, जो कम है वो तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ठीक है। अब ये लिमिटिंग हो गया तो यही तुम्हारा प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। अब जब तुम प्रोडक्ट बनाओगे कि कितना मोल प्रोडक्ट बनेगा, तब हम इससे नहीं बनाएंगे। A2 का जो मोल 3 मोल था इससे नहीं बनाएंगे, हम इससे डिसाइड करेंगे, ए वाला से, ठीक है, B2 का मोल से, क्योंकि ये लिमिटिंग हो गया, ठीक है। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा उसी हिसाब से हमने प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो देखो 2 मोल B2 के साथ 2 मोल B2 कितना मोल C बना रहा था? 3 मोल। तो 5 मोल कितना बनाएंगे? 5 कितना बनाएंगे? 5 इंटू 3/2, 5 इंटू 3/2 इतना मोल बनाएंगे, ठीक। और 2 मोल B2 तुम्हारा कितना मोल D बना रहा था? 2 मोल। तो 5 मोल कितना बनेंगे? 5 मोल कितना बनेंगे? 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक। समझ में आया लिमिटिंग वाला केस। तो जब भी तुमको लिमिटिंग फाइंड करना है, एक तो तुम इस हिसाब से कर सकते हो, जैसे कि मैंने बोला कि 1 मोल के साथ 2 मोल रिएक्ट कर रहा है तो 3 मोल के साथ कितना रिएक्ट करना चाहिए था? 6। लेकिन हमारे पास कितना है? सिर्फ 5 है। तो इसीलिए ये हो गया हमारा लिमिटिंग, ठीक है। और अगर तुमने इस मेथड को ना यूज करके अगर तुम ऐसे देखोगे, ठीक है, कि हमको मोल दिए दिया 3 मोल A2 और 5 मोल B2, ठीक है। अब हमको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना, तब क्या करेंगे? सिर्फ इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे। तो 3 मोल को इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? A2 का 1, तो 1 से डिवाइड करो। और 5 को B2 का जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, इससे डिवाइड करो, तो 5/2। अब बोलो कौन छोटा है? 5/2 या 3/1? ये तो 3 आएगा। और 5/2 कितना आ जाएगा? 2.5। तो ये छोटा है ना, ये छोटा है। तो ये हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो ऐसे भी तुम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर सकते हो।
जब लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा, ठीक है, तब उस लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही हम प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करना आना चाहिए। तो चलो एक एक करके देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है N2 + 3H2 gives 2NH3। तो चलो इस पे हम बाद में आते हैं, पहले ये देख लो। मान लो कि एक नॉन रिएक्शन हम दे रहा हो H2 + ½ O2 gives H2O। तो देखो रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं। हाइड्रोजन का 2 एटम, इधर भी 2 एटम। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना एटम, ½ मोल O2, मतलब एक ऑक्सीजन का एटम। तो यहाँ पे भी देखो एक ऑक्सीजन का एटम है ना, ½ O2 है, तो दो दो कट गया, तो एक ही ऑक्सीजन का एटम बचा ना, तो यहाँ पे एक ही है, तो रिएक्शन तो बैलेंस है। अब इस रिएक्शन से हमको क्या मालूम पड़ रहा है, देखो इसका मतलब है, देखो H2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब एक है, O2 का हाफ, H2O का कुछ नहीं मतलब एक है, मतलब 1 मोल H2 के साथ ½ मोल O2 रिएक्ट करके 1 मोल H2O बनाएंगे, ठीक है। या फिर एक मॉलिक्यूल H2 के साथ ½ मॉलिक्यूल O2 रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल H2O बनाएंगे, ठीक है। या फिर ये भी बोल सकते हो वॉल्यूम देकर कि 1 लीटर H2 के साथ ½ लीटर O2 रिएक्ट करके तुम्हारा 1 लीटर H2O बनाएंगे, ठीक है। अगर मास से बोलेंगे तो 1 मोल H2 का मास कितना होता है, 2 ग्राम। तो 2 ग्राम के साथ ½ मोल O2, ½ मोल O2 का मास कितना होता है, O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना, 32। तो 1 मोल का 32, तो ½ मोल का कितना, 16, तो 16 ग्राम। और H2 का देखो 1 मोल, 1 मोल H2 का मास कितना होता है, 18 ग्राम। तो ये भी कह सकते हैं कि 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 16 ग्राम तुम्हारा ऑक्सीजन रिएक्ट करके 18 ग्राम क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, ठीक है। समझ में आया। और ये भी बोल सकते हो कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है एनटीपी और एसटीपी में, 22.4 लीटर होता है ना। तो 22.4 लीटर H2 के साथ ½ मोल O2 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब 11.2 लीटर हो जाएगा। और 1 मोल H2O का वॉल्यूम 22.4 लीटर, ठीक है। तो इसमें ये भी बोल सकते हो कि 22.4 लीटर H2 के साथ 11.2 लीटर O2 रिएक्ट करके 22.4 लीटर तुम्हारा H2O बनाएंगे। लेकिन जब वॉल्यूम देकर बोलेंगे ना, तब ये सब गैसियस स्टेट में होना चाहिए, ठीक है। लिक्विड में भी नहीं होना चाहिए और सॉलिड में भी नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट के लिए वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, ठीक। सिर्फ वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है गैसियस के लिए, ठीक। तो ऐसे बोल सकते हैं। अब देखो NH3 वाला क्या आता है, N2 + 3H2 gives 2NH3, ठीक है। इसको हेबर-बॉस प्रोसेस कहते हैं। हेबर-बॉस प्रोसेस में ऐसे अमोनिया को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो पहले देखो मोल देकर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल देकर, एक मॉलिक्यूल के साथ एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के साथ 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल अमोनिया बनाएंगे, NH3 बनाएंगे, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अब मोल देकर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 1 मोल N2 के साथ 3 मोल H2 रिएक्ट करके 2 मोल NH3 बनाएंगे, ठीक। अब वॉल्यूम देकर बोलेंगे तो भी होगा, 1 वॉल्यूम N2 के साथ 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम अमोनिया बनाएंगे, क्योंकि इसका एस्टोमेटिक कोएफिशिएंट 2 है इसलिए 2, इसका एस्टोमेटिक कोएफिशिएंट 3 है इसलिए 3, इसका एस्टोमेटिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है इसलिए 1, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम लिखा है, तो देखो सबका देखो सब गैसियस स्टेट में है, ठीक। अब देखो मोल को अगर हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मोल इस एसटीपी में 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर।
यहाँ पे देखो 3 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 3 इंटू 22.4 लीटर। यहाँ पे देखो 2 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2 इंटू 22.4 लीटर। तो ये भी कह सकते हैं कि 22.4 लीटर N2 के साथ 3 इंटू 22.4 लीटर हाइड्रोजन रिएक्ट करके इतना लीटर अमोनिया बनाएंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे 1 मोल O2 के 1 मोल नाइट्रोजन के साथ 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बना रहा था, है ना। तो इसको अगर तुमने 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 2 मोल, ये कितना हो जाएगा 6 मोल, ये कितना हो जाएगा 4 मोल। तो ये भी कह सकते हैं कि 2 मोल नाइट्रोजन के साथ 6 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करके 4 मोल अमोनिया बनाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब बताओ 4 मोल N2 के साथ अगर 10 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे तो कितना मोल तुम्हारे अमोनिया बनेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से देखो 1 मोल के साथ 3 मोल रिएक्ट कर रहा था ना, तो 4 मोल के साथ कितना मोल चाहिए था रिएक्ट करने के लिए, 4 इंटू 3 12 मोल चाहिए था। लेकिन है कितना हमारे पास 10 मोल है, तो कम है ना, तो लिमिटिंग तो ये वाला हो गया। ठीक है, एक ऐसे लिमिटिंग फाइंड कर सकते हो, और दूसरा कैसे, जो तुम्हारा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उससे डिवाइड कर दो। तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है N2 का 1, 1 से डिवाइड करो। इसका कितना है 3, 3 से डिवाइड करो। तो 4/1 मतलब 4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3.33 आ जाएगा। ठीक है, तो कम की कौन है, ये वाला कम है ना, ये वाला लेस है, तो ये तुम्हारा लिमिटिंग हो जाएगा। तो एक तो तुम जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करो मोल को, उससे जो कम आ जाएगा, ठीक है, वो तुम्हारा लिमिटिंग हो जाएगा, ऐसे फाइंड कर सकते हो। और एक ये जो कॉन्सेप्ट बोला कि 1 मोल के साथ तुम्हारा 3 मोल H2 रिएक्ट कर रहा है, तो 4 मोल के साथ कितना रिएक्ट करना चाहिए था 4 इंटू 3 मतलब 12 मोल चाहिए था, लेकिन हमारे पास है सिर्फ 10, तो लिमिटिंग हो जाएगा ये वाला। ठीक, अब प्रोडक्ट डिसाइड करेगा कौन, जो लिमिटिंग, वही प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। अब राजा है तुम्हारा ये वाला हाइड्रोजन, राजा है, ठीक है, किंग है। अब बोलो कितना मोल प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पे देखो 3 मोल अगर रिएक्ट करेगा, 3 मोल कितना मोल प्रोडक्ट दे रहा है 2 मोल, तो 10 मोल कितना मोल प्रोडक्ट देगा, 3 अगर 2 दे रहा है तो 10 कितना देगा, 10 इंटू 2/3, 10 कितना देगा बोलो, 3 2 दे रहा है ना, तो 10 कितना देगा 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो इतना मोल दे देगा। ठीक, उसके बाद देखो 4 मोल और यहाँ पे 20 मोल, तो अब प्रोडक्ट कितना बनेगा बोलो। तो यहाँ पे देखो 4 मोल है, यहाँ पे 20 मोल है, तो देखो 1 मोल के साथ 3 मोल रिएक्ट करेगा, तो 4 मोल के साथ कितना मोल रिएक्ट करना चाहिए था 4 इंटू 3 मतलब 12 मोल चाहिए था, लेकिन देखो कितना है 20 मोल है, एक्सेस में है। तो ज्यादा कौन हो गया, ये वाला ज्यादा हो गया, तो कम कौन हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, है ना। तो लिमिटिंग अब कौन हो गया, ये लिमिटिंग हो गया। ठीक है, अब लिमिटिंग तुम्हारा कौन हो जाएगा N2। तो अब प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा, N2 डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कौन होगा। ठीक है, और अगर तुम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे तब भी आ जाएगा। 4 से अगर तुम 4 को 1 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 20/3, तो ये ज्यादा आएगा ये कम आएगा, है ना। तो ये तुम्हारा लिमिटिंग हो जाएगा। अब प्रोडक्ट डिसाइड करेगा कौन, N2, अब राजा बन गया तुम्हारा N2। ठीक है, अब प्रोडक्ट बताओ कितना होगा, 1 मोल से कितना मोल प्रोडक्ट बन रहा है 2 मोल, ठीक है, 1 से कितना 2, तो 4 से कितना बनेगा 8 मोल बनेगा, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 8 मोल। तो लिमिटिंग रिएजेंट पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट पहले देखना पड़ेगा। ठीक, अब देखो ये वाला जो है ना 2 मोल के साथ 6 मोल रिएक्ट करके 4 मोल बना रहा है, इसमें तुम लिमिटिंग फाइंड करो, देखो दो बराबर आएगा। ठीक है, 2 मोल के साथ 1 मोल के साथ तुम्हारा 3 मोल रिएक्ट कर रहा था, तो 2 के साथ तो तुम्हारा 6 रिएक्ट करना चाहिए, देखो 6 ही है, तो इसीलिए इसमें तुम लिमिटिंग फाइंड करो ना करो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तुम इससे चाहे प्रोडक्ट फाइंड करो चाहे इससे प्रोडक्ट फाइंड करो, रिजल्ट तुम्हारा सेम ही आएगा। ठीक है, अब देखो तुम अगर लिमिटिंग फाइंड करोगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे तो 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 6 को अगर तुम 3 से डिवाइड करोगे
तो क्या आएगा तुम्हारा 2 आएगा। तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, इसीलिए तुम चाहे इससे प्रोडक्ट फाइंड करो चाहे इससे प्रोडक्ट फाइंड करो, रिजल्ट तुम्हारा सेम आएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे हो जाएगा तुम्हारा लिमिटिंग रिएजन आ गया है ना, तो जो लिमिटिंग होगा उससे तुमको प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो, इन ए रिएक्शन A plus B2 gives AB2, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर। तो इसमें तुमको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है। तो रिएक्शन क्या है, A plus B2 gives AB2। ठीक, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, इस रिएक्शन बैलेंस्ड है, मतलब इसमें हमको पता है कि 1 मोल A के साथ 1 मोल B2 रिएक्ट करके 1 मोल AB2 बनाएंगे। ठीक है, तो पहले देखो मोल देकर बोलेंगे पहले। ठीक है, पहले ये वाला देख लो, अच्छा पहले एटम वाला देख लो। तो मोल देकर 1 मोल A के साथ 1 मोल B2, 1 मोल A के साथ 1 मोल B2 रिएक्ट करके 1 मोल AB2 बनाएंगे। अगर मॉलिक्यूल देकर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, A के साथ 1 मॉलिक्यूल B2, 1 मॉलिक्यूल B2 रिएक्ट करके 1 मॉलिक्यूल AB2 बनाएंगे। ठीक, तो देखो एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है, एक ही एटम है, तो ये भी कह सकते हैं कि एक एटम ए के साथ 1 मॉलिक्यूल B2 में कितना एटम है, एक मॉलिक्यूल में दो एटम रिएक्ट करेंगे, है ना। तो एक एटम के साथ इसका 2 एटम रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका एक के साथ इसका 2, ठीक है, तो इसका अगर 300 एटम लेंगे, 300 एटम, तो इसका कितना चाहिए, 600 चाहिए कि नहीं। इसका अगर 300 एटम लेंगे तो इसका कितना चाहिए, 600। ठीक, लेकिन है कितना, इसका 200 मॉलिक्यूल है, 200 मॉलिक्यूल। तो 200 मॉलिक्यूल में कितना एटम रहेगा, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो 200 में कितना मॉलिक्यूल आएगा, कितने एटम, 400। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए कितना, 600 चाहिए, तो कम है ना, तो लिमिटिंग कौन हो जाएगा, बी वाला। ठीक, 300 एटम्स ए और तुम्हारा 200 मॉलिक्यूल बी है, तो 200 मॉलिक्यूल में कितना एटम है, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम। ठीक है, तो 200 में कितना, 400। ठीक, 400 एटम है, लेकिन 300 एटम के साथ एक एटम ए के साथ 2 एटम बी बी, तो 300 के साथ कितना चाहिए, 600 चाहिए, लेकिन हमारा है 400, तो कम है, तो इसीलिए ये तुम्हारा बी हो जाएगा तुम्हारा लिमिटिंग। ठीक, अब ए वाला देखो, 100 एटम ए के साथ 100 मॉलिक्यूल ऑफ बी, आप 100 मॉलिक्यूल बी में कितना एटम रहेगा, 100 इंटू 2 मतलब तुम्हारा 200, 200 एटम रहेगा बी का और 100 एटम तुम्हारा ए का। ठीक, तो देखो अब एक एटम के साथ 2 एटम बी रिएक्ट कर रहा है ना, एक एटम के साथ 2 एटम, तो 100 एटम के साथ इसका कितना होगा, 200 एटम। तो यहाँ पे देखो 2 बराबर है ना, तो यहाँ पे तो कोई लिमिटिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई लिमिटिंग है, यहाँ पे कोई लिमिटिंग नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दो एक साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक साथ खत्म हो जाएगा। अब देखो 2 मोल ए के साथ 3 मोल अगर बी, 2 मोल ए के साथ 3 मोल बी अगर रिएक्ट करवाओगे तो क्या हो जाएगा, ए वाला। अच्छा इसको मिटा देता हूँ, 2 मोल ए के साथ 3 मोल बी, तो देखो बी दिया है ना, तो बी को तुम एटम हिसाब लो, एटम के हिसाब से लोगे या फिर मॉलिक्यूल के हिसाब से लोगे, पहले ये बताओ। तो देखो यहाँ पे जो है ना कॉन्फ्यूजन आता है, कोई कहता है इसको मॉलिक्यूल के हिसाब से लो, कोई कहता है इसको एटम के हिसाब से लो, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर क्या होता है कि इसमें तुम एटम के हिसाब से नहीं लेके इसको मॉलिक्यूल के हिसाब से लो। ठीक है, मॉलिक्यूल के हिसाब से लो। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल के हिसाब से लोगे तो देखो 2 मोल ए, 2 मोल ए, तो 2 मोल ए के साथ कितना मोल बी
बी चाहिए, B2 चाहिए, 2 मोल चाहिए, लेकिन ये कितना है 3 है, तो एक्सेस में है ना, तो कम कौन है ये वाला, तो ये है तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अगर इसको तुम एटम के हिसाब से ट्रीट करोगे ना तब उल्टा आ जाएगा, क्योंकि देखो 3 मोल अगर एटम हो जाएगा, अगर इसको एटम के हिसाब से लोगे तो देखो, अगर एटम के हिसाब से लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 मोल तुम्हारा एक एटम के साथ, ठीक है, कितना मोल एटम ऑफ बी रिएक्ट करेगा, 4 मोल, 1 मोल के साथ 2 मोल एटम ऑफ बी, ठीक है, तो 2 के साथ 4 रिएक्ट करेगा लेकिन 3 है, तो लिमिटिंग कौन आ जाएगा फिर ये वाला, तब लिमिटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला देखो, 5 मोल ए और 2.5 मोल बी, ए प्लस B2, ए B2, ये है 5 मोल, ये है 2.5 मोल। ठीक है, तो ये जो बी है ना इसको मॉलिक्यूल के हिसाब से ले रहे हैं हम, B2 के हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है, नॉट एज एटम। तो अगर मॉलिक्यूल मतलब B2 के हिसाब से लोगे तो देखो 5 मोल के साथ कितना मोल चाहिए, ये भी 5 चाहिए, ये अगर एक के साथ एक चाहिए तो 5 के साथ 5 चाहिए ना, लेकिन कितना है 2.5 है, कम है, तो कौन लिमिटिंग हो जाएगा, B2 वाला लिमिटिंग हो जाएगा, तो बी तुम्हारा लिमिटिंग हो जाएगा। ठीक, इसमें अब देखो 2.5 मोल ए के साथ 5 मोल बी, ठीक है, 2.5 मोल ए के साथ 5 मोल बी रिएक्ट कराएगा, तो देखो एक के साथ एक चाहिए, तो यहाँ पे 2.5 के साथ 2.5 चाहिए था, ठीक, लेकिन ये कौन है एक्सेस में है, तो काम कौन हो जाएगा ये, तो लिमिटिंग कौन हो जाएगा ये वाला, तो यहाँ पे ये तुम्हारा लिमिटिंग हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने मॉलिक्यूल के हिसाब से ट्रीट किया। ठीक है, अगर एटम के हिसाब से ट्रीट करोगे तो ये वाला लास्ट वाला बताओ क्या हो जाएगा, 2.5 मोल ए और 5 मोल बी। ठीक है, तो इसको एटम के हिसाब से ट्रीट करोगे तो कितना हो जाएगा बोलो, इसका 1 मोल एटम के साथ इसका 2 मोल एटम रिएक्ट कर रहा है ना, इसका 1 मोल एटम के साथ 2 मोल एटम रिएक्ट कर रहा है, तो इसका 2.5 के साथ इसका कितना रिएक्ट करेगा, 2.5 के साथ कितना रिएक्ट करेगा, 2.5 के साथ द्विगुण, मतलब डबल, मतलब तुम्हारा 5 मोल बी रिएक्ट करेगा, तो तब तो तुम दोनों खत्म हो जाएगा ना, ये भी लिमिटिंग हो जाएगा, ये भी, मतलब दो एक साथ खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए इसको तुम मॉलिक्यूल के हिसाब से ट्रीट करो। ठीक है, एज ए मॉलिक्यूल। अब देखो डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ईच अदर to produce ammonia according to the following chemical equation, N2 plus 3H2 gives 2NH3।